जो हम पहले बता चुके कि वो कुपोषण का बच्चे शिकार भी है, जो कि झोपड़ी में रहने पर विवश है। तो इसका उद्धार तभी हो सकता है जब हम शिक्षित बने। और ये दायित्व यहां पर जो आप पूरे बिहार से आए हुए हैं, वो आपका दायित्व बनता है। इस कड़ी में एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था, पे बैक सोसाइटी। अपने समाज को पढ़े लिखे लोगों से कहा था बाबा साहब ने, या संपन्न लोगों से कहा था कि आप जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में अपने समाज को जो तुम्हें मिला है उससे उनको पे बैक करो, उनको जागरूक करो, उनको भी अपने साथ चलने की प्रेरणा दो, उठाओ उनको। ये बात बाबा साहब ने कही थी। लेकिन बाबा साहब ने यह भी बहुत दुखी मन से कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यह सच्चाई है आज के दिनों में कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने अपने सुख सुविधा में लीन हो गए, लेकिन समाज की ओर मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि मैं बिहार प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं और मैंने देखा है, अनुभव किया है कि लोग नौकरी में आते हैं तो अपनी सुख सुविधा के अलावा समाज की ओर नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी माता पिता और भाई को भी भूल जाते हैं। ये आम बात है, आप लोग देखते होंगे। तो उन्हीं को कहा है कि आप अपने समाज को भी आगे बढ़ाओ। तो इन 75 वर्षों के बाद आज प्रशांत किशोर जी आपको सारथी का दर्जा दिया। सारथी, अंबेडकर सारथी कभी कृष्ण हुआ करते थे, वो दर्जा आपको मिला है। वो जंग जीतने का, आजादी का मतलब समझने का और उन्हें समाज में न्याय दिलाने का वो अधिकार, वो सारथी का रूप आप है। और आपसे बहुत उम्मीद की जाती है कि आप अपने समाज को जहां भी आप हैं, जिस अनुमंडल में हैं, आप वहां की जनता की सेवा करें। कैसे, किन की कौन सी जनता? वो अनुसूचित जाति की जो जनता है, उनके बीच आप हर पंचायत से 5 लोगों को निकालें। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो मैट्रिक तक हो या मैट्रिक के ऊपर हो, ऐसे लोगों को, युवाओं को 20 से 45 वर्ष तक, 40 वर्ष तक के युवाओं को आप लाएं और उनको अपने जो है सो वो अंबेडकर वाहिनी के रूप में उनको चिन्हित करें। हर पंचायत से 5 युवाओं को जोड़ें। विशेष हमारे प्रशांत किशोर जी बतलाएंगे। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि मैंने भी जब बचपन में जब पढ़ते थे तो बहुत सी कठिनाइयों का झेलना पड़ा था। उस समय डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत चरम सीमा पर थी। मैं आपको 55-56 की बात मैं बतलाता हूं। वो चीज बहुत से लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत से लोग देखे होंगे कि कुआं पर पानी भरने के लिए भी जाना होता था तो दूर खड़े रहना पड़ता था। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग, हमारा समाज जिस तरह प्रताड़ित होता रहा और न्याय उन्हें नहीं मिला, वो आज वो नींव डाला जा रहा है उनको ऊपर उठाने का। ये प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो एक कारवां बनने जा रही है, इन कारवां को जमीन तक लाना होगा। और मैं बतला दूं कि मैं डीएसपी पद पर जब गया, मेरे टोला को लोग चमटोली कहा करता था और उपेक्षा से नाम लिया जाता था। जमींदारों का, महाजनों का बहुत आतंक होता था।
उनकी जमीन हड़प ली जाती थी, जबरदस्ती जोत ली जाती थी। और जब मैं डीएसपी हुआ तो मेरे टोला का नाम चमटोली से डीएसपी टोला बन गया और ये डीएसपी टोला सरकारी गजट में भी आ गया। इसलिए आप अपने समाज को बतावें कि एक समाज का बच्चा जब पढ़ता है और अफसर बनता है तो अपने में नहीं रहे बल्कि वो समाज को दिशा दे। और तब उस जिस गांव में है, जिस समाज में है, जिस जिला में है, उसका वहां परिवर्तन हो सकता है। एक बच्चे अगर गांव में सरकारी अफसर बनता है तो उस गांव का तमाम अपने वर्ग के अनुसूचित जाति के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है और महाजनों का आतंक स्वतः समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमने आपको ये बात बताई कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। एक चीज और, हम जब साथी के रूप में, अंबेडकर साथी के रूप में जब हम लोगों के पास जाएंगे तो अपने विचारों को बिल्कुल बदलना होगा, अपना जो एटीट्यूड है बिल्कुल बदलना होगा। कहने का मतलब ये कि जिस गरीब घर में हम जाते हैं, झुकी झोपड़ी में हम जाएं, लगे कि हम इस घर के मेंबर हैं। और वो नहीं भी कहे तो उनकी फटी हुई चटाई खींच करके नीचे में आप बैठ जाए कि भाई एक गिलास पानी पिला। वो आदमी इस प्रकार आपको विश्वास करे और कहेगा कि नहीं, ये आदमी हमारे कैटेगरी का है, हमारी टूटी हुई खटिया पर बैठा है। तो इस प्रकार आप संवाद करें, शिक्षित बनो, बच्चों को शिक्षित करो और उदाहरण दे कि आपके बच्चे, आपकी गरीबी का कारण क्या है। आपकी गरीबी का कारण मात्र शिक्षा है। तो इस प्रकार उन्हें प्रेरित करें और बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते हैं उसको स्कूल भिजवाए। माता पिता को प्रेरित करना होगा। गरीबी की रोना होता है तो कहो कि पढ़ाई में गरीबी आरे नहीं आएगा। और उन्हें यह भी कहो कि संगठित करो समाज को। बिखरा हुआ समाज है, बस तुरंत बिखरा हुआ समाज है, कैसे उनको संगठित करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, बाबा साहब ने संविधान में मताधिकार का दिया है, सबों को एक वोट देने का अधिकार है। और हमारा समाज जो चंद लोभ में लोगों ने हमारे लोगों का मत छीना है, हड़पा है, खरीदा है, आज तक वो उनका सच्चे मायने में जनप्रतिनिधि नहीं बना है। इसलिए उनकी ये दशा है। ये बात आपको समझाने की जरूरत है। और जिस दिन आपकी बात को समझ जाएंगे उस दिन वो अपने मतों को नहीं बेचेंगे। साथियों, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे विश्वास है और हम आपकी मंगल कामना करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में जाएं और इस अभियान को बड़े ही जोरदार ढंग से लागू करें। हम लोग सब आपके साथ रहेंगे, हम लोग सब आपके साथ मिलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। चलिए, धन्यवाद। पहले तो अंबेडकर साथी जो उधर बैठे हुए हैं, अगर पॉसिबल हो तो सामने आ जाएं, ताकि एक है, अगर किन्हीं को इस धूप से दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसी जन सुराज में जय भीम की नारा देते हैं और हम लोग लग जाएंगे जय भीम, जय जन सुराज, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब हम इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन करने के लिए हम चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर हमारे प्रशांत किशोर जी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी और राज्य स्तरीय सभी पदाधिकारी के मालार्पण करके इसको विधिवत रूप से तैयार करें। आइए।
विधिवत उद्घाटन हो गई है। अब बाकी लोग सभी लोग मालार्पण आराम से करेंगे। अभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं कृपया शांति बना के बैठें। उद्घाटन के बाद जब भी आपको मौका मिलेगा, जिस समय बात करने की मौका मिलेगा, उस समय करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारे राज्य स्तरीय सदस्य कृपया जल्दी मालार्पण करके अपने स्थान को ग्रहण कर लें। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। हमारे बीच में प्रशांत किशोर जी आ गए हैं और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप उनका सुनिए। हमारे राज्य स्तरीय कुछ लोग हैं, हम चाहेंगे कि समय को देखते हुए और लोगों की संख्या को देखते हुए 2 मिनट आपस में बात करेंगे और बोलेंगे। और जो भी सदस्य हमारे बाहर से आए हैं कृपया यहां मंच के सामने आ जाएं। यहां पर्याप्त जगह है और आप बैठ सकते हैं। कृपया आएं और निश्चित रूप से बैठें। अब हम चाहेंगे कि प्रोफेसर संजय कुमार सुमन 2 शब्द आए और अपनी बातों को रखें। सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मंचासीन जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी और जो भी माननीय पूर्व विधायक और सभी वरिष्ठ जन, आप सबको मैं एक बार जय भीम करते हुए अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। बाबा साहब का इतिहास मैं नहीं बताऊंगा, सब जानते हैं। इसमें जितने आए हुए हैं मुझे पता है कि सब जानते हैं। जन स्वराज एक पॉलिटिकल अभियान में बदल चुका है। हमारा पॉलिटिकल एंगल क्या होना चाहिए यह समझना ज्यादा जरूरी है। बाबा साहब के बदौलत ही हम यहां बैठे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वोट ऑफ राइट्स नहीं होता तो आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होता इस पॉलिटिकल सिस्टम में। बाबा साहब ने पहली बार इस दलित समाज को बार्गेनिंग पावर दिया और जिस बार्गेनिंग पावर के चलते आपकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हुई। अगर मैं गलत होंगे तो अगला वक्ता इसको करेक्ट कर देगा। एक मौका है, लेकिन बाबा साहब के नाम को जितने लोगों ने इस देश में भुनाया है उनका परिणाम आप देखिए क्या हुआ है। मैं 2-3 सब लाइन पर बात करना चाहूंगा, बहुत प्रैक्टिकली। ये सामाजिक न्याय के नाम पर जो सरकारें चली, आप इस देश में और खासकर बिहार में, बिहार को केंद्रित करना चाहूंगा। शेड्यूल कास्ट के जितने भी मुकदमे कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं उसमें अधिकांशतः भूदान के जमीन से संबंधित लगभग नदी नालों के मामले हैं। अगर ये गुड गवर्नेंस हुआ होता तो आपकी समस्या हल हो गई होती। ये आपकी उत्पीड़न की समस्या, भूमिहीनता की समस्या, बेरोजगारी और अशिक्षा की समस्या गुड गवर्नेंस के अभाव के कारण है, यानी फेल्ड स्टेट के कारण है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नारा तो दिया गया, लेकिन उससे कोई गुणात्मक परिवर्तन हमारी जिंदगी में नहीं हुआ। आज भी हम जहां थे लगभग कमोबेश वही की स्थिति में हम लोग खड़े हैं। हमारे समाज में 3% लोग इंटरमीडिएट पास हैं, उंगली पर गिने हुए लोग आपके मास्टर और पीएचडी हैं। आप पॉलिटिकल आकांक्षा से आए हुए हैं, लेकिन बाबा साहब की बदौलत आज उनके मिशन को लेकर के एक सारथी के रूप में आप लोकतंत्र में, सेना का कोई भूमिका नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सैनिक छावनियों में होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सारथी के रूप में बाबा साहब का संदेश दलित बस्तियों में लेकर जाएं और उनको समझाएं कि शिक्षा कितना हमारे लिए जरूरी चीज है, भूमिहीनता कितनी महत्वपूर्ण चीज है। पूरी जिंदगी नौकरी करता है शेड्यूल कास्ट आदमी और रिटायरमेंट के पैसे से 1 कट्ठा जमीन खरीदता है सर, 1 कट्ठा जमीन खरीदता है और फिर उसके बच्चे उसी हालात में चले जाते हैं।
इसलिए भूमिहीन लोगों को यदि बसने की गारंटी हो जाए 3 डिसमिल की, ये संदेश आप पहुंचाइए। मैं भाषण बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे लोग, जितने लोग अम्बेडकर सब जानते हैं। आपके बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? हमारी महिलाओं के साथ एट्रोसिटी क्यों है? क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जो समाज आर्थिक रूप से कमजोर होगा वो सामाजिक रूप से भी कमजोर होगा। इसलिए उस सरकार, उस व्यवस्था के साथ खड़ा होना है जो हमारी आर्थिक मुक्ति की योजना हमारे बीच लेके आ रही है। और ये योजना प्रशांत किशोर जी के नजरिए में साफ साफ झलक रहा है। जब मैं पहली बार इनसे डिस्कशन किया था तो मुझे एक नई बात आई थी। मैंने उसी दिन कमिटमेंट किया था कि इस आदमी के साथ मुझे चलना है। जब पूंजी में बात हुई थी, पूंजी की बात हुई थी, पूंजी में रिजर्वेशन की बात हुई थी, बैंक की गारंटी की बात हुई थी। आप मार्केट में इसलिए खड़ा नहीं हो पाते हैं कि आपके पास गारंटी के रूप में जमीन नहीं है, गारंटी के रूप में देने की। शायद मुझे उम्मीद है कि कोई भी व्यवस्था बनेगी तो एक दलित व्यक्ति होना हमारी साख है और राज्य उसका गारंटर हो, बैंक उसका गारंटर हो। ये संदेश, स्कॉलरशिप का संदेश, अगर आर्थिक रूप से हम सशक्त हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, तो निश्चित रूप से बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को कितना भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वो अपनी चीज जानता है। उसको अगर गरीबी से निकलना है तो उसको शिक्षित करिए, उसको कौशल दीजिए, उसके हाथ को हुनर दीजिए। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मनोरंजन का जो हुनर था वो भी कमर्शियल दूसरे हाथों में चला गया। चप्पल जूते तक का व्यापार अब मॉलों में जा रहे हैं। नाच बजा भी अब वो कॉर्पोरेट हो गया और हमारे हाथों से निकल गया है। अगर ये स्किल अभी भी हमारे समाज में बचा हुआ है, उसको पूंजी अगर मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, तो आज भी वो बाजार में खड़ा होगा, अपने मुक्ति के आंदोलन, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में कंक्लूड करते हुए, क्योंकि काफी विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग एक टीचर है, आदत है बोलने की, लेकिन मैं अपने आप को सीमित करता हूँ और पूरा बात अपनी समय में अपने सीनियर साथियों को देता हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ एक साथ मेरे साथ बोलिए, जय भीम। दूसरी बार जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। चलिए धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे साथी तो बहुत हैं बोलने के लिए, पीछे से जो लोग हैं अपना परिचय देते हुए 2 मिनट अपने स्थान से ही बोले, क्योंकि प्रशांत किशोर को बहुत लंबी बात करनी है और हमारे अध्यक्ष महोदय भी, आप लोग वहीं रहें और अपने जगह से ही अपना परिचय देते हुए सभी लोगों को बस 2 शब्द। मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट से संगठन जिला उपाध्यक्ष रमाकांत पासवान मेरा नाम हुआ और मैं वर्तमान समय में सोनो प्रखंड के केशवफरका पंचायत का सरपंच हूँ। उसके साथ ही मैं जमुई सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के पद पर भी। धन्यवाद। जय भीम। मैं डुमराव, बक्सर जिला डुमराव से डॉक्टर फिरोज और उप चेयरमैन का प्रत्याशी। मैं कमलेश पासवान नालंदा से हूं महोदय। कहने की तो बहुत सारी बातें थी, परंतु हमारे प्रबुद्ध गार्जियन ने समय को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ 2 शब्द में ही कुछ अपनी बातों को विराम देने का जो संदेश दिया, उसको पालन करते हुए संक्षिप्त रूप में अपनी परिचय बताता हूं। बट हमें अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, जो हमें कुछ मिली है और मिलने वाली है, यहां पे हमारे तमाम बैठे हुए बिहार प्रदेश के जितने भी सारे साथीगण हैं, खासकर एससी समाज वाले, आज तक जितना भी आपने सहन किया, अब सहन करने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं किसने भेज दिया एक व्यक्ति को, एक सिपाही को आपकी सुरक्षा के लिए। जितना भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा इस महारथी के लिए, इस प्रबुद्ध के लिए, वो कम होगा महोदय, वो कम होगा। मेरे ऊपर इन्होंने चिंता की है, देख लीजिए उठा करके आपने सदियों से आज तक अपने इस जीवन काल में उम्र जितनी भी रही होगी आपकी, आपने कंपेयर किया होगा, कंपेयर कर लीजिए इसको। लेकिन आज पता नहीं माता के ओत्र में आज प्रथम बार पैदा ले रहा हूं कि आज हमारा कुछ सुनने के लिए कोई तैयार हो गया। महोदय क्या कहूं, मैं कमलेश पासवान नालंदा से हूं सर। शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये बातें
थोड़ा थोड़ा हमने किया है, जमीन पे उतारी है, जिसका परिणाम स्वरूप हमें कुछ प्राप्त हुआ है। मैं आपको उदाहरण स्वरूप कहना चाहूंगा, ये गरीब सुदूरवर्ती देहात से गांव दयालपुर से है महोदय, नालंदा जिला अंतर्गत प्रखंड चंडी विधानसभा हरनौत से बिलोंग करता हूं महोदय। सन 2001 में त्रिस्तरीय पंचायत की गठन हुई, उस समय से कंटिन्यू कुछ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं अपने गुरु जिसे ये कहना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा, बाकी हमें कुछ नहीं आवश्यकता है महोदय, हमें इस तरह के कुछ सिखाते रहेंगे कि लोगों को सेवा करो ना तुम। हम इस रास्ते पे चल दिया हूं आपकी सेवा करने के लिए। कहीं कहीं कुछ रखा भी गया है, एक सारथी के रूप में रखा गया है, अंबेडकर सारथी के रूप में। मैं वचन देता हूं कि निर्वहन करूंगा, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने का प्रयास करूंगा, उन झुग्गी झोपड़ियों में जाऊंगा, वैसे अशिक्षित व्यक्तियों के पास जाऊंगा, उनको प्रेरित करूंगा, हाथ पैर जोड़ूंगा, बोलूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ा करके खुद से अपने आप को संवर जा, शिक्षित हो जा, धनवान हो जा, बलवान हो जा। शिक्षा यदि हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। इस पर मैं विषय पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं, उन्होंने सब कुछ कह ही डाला। आप लोग भी शिक्षित हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं, आप लोग शिक्षित हैं। आपके पीछे आ रहे जो गांव में होंगे वो शिक्षित नहीं है महोदय। आपने इसके बारे में कुछ सोचा है, इस वजह से यहां तक पहुंच गए। आपके पास शिक्षा है, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, कोई इस पर तकलीफ नहीं माननी चाहिए। आपके पास शिक्षा है तब यहां तक पहुंच गए। यही बातें गांव देहात में जाकर के, सुदूरवर्ती देहातों में जाकर के कहने की जरूरत है और लोगों की बताने की जरूरत है। मैं वैसे अभी पैसे से नहीं बल्कि सेवा से जिला पार्षद हूं। 2001 से कंटिन्यू, एक बार पंचायत समिति सदस्य और 4 बार जिला पार्षद हूं महोदय। वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी के ही प्रांगण में, उन्हीं के क्षेत्र अंतर्गत हमें जिला परिषद बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है महोदय। मैं आप लोग से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप ही ने मुझे वोट दिया महोदय, संगठित हुए तब ना जिला परिषद आपने बना लिया, शिक्षा हुई तब ना आपने मेरे को बना लिया। मैं अनुसूचित जाति से हूं, गर्व करता हूं कि ऐसे ऐसे शिक्षाविद हमारे यहां भी, हमारे एससी समाज में भी है। लेकिन गर्व और तब जब होगा जब आप यहां से अपने गांव, अपने इलाका में जाकर के वो अशिक्षित व्यक्तियों को कुछ बताने का काम करेंगे। लगता है हम ज्यादा बहक रहे हैं महोदय, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी चाहता हूं, अपने बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि मांझी साहब से अपना परिचय दीजिए, आपके बारे में पूरे बिहार जानता है, सब लोग 2-2 शब्द बोल सकते हैं, है ना। मेरा नाम गजेंद्र मांझी हुआ और इस जो कार्यक्रम है अंबेडकर संवाद, उसके कोर कमेटी सदस्य हैं और इस अंबेडकर संवाद में बैठे हैं। तो पहला मैं यही कहूँगा सबों से कि हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, निकलो अपन मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, यही हमारी नारा होगी। और हमको ज्यादा विशेष नहीं कहना है। जय बिहार, जय जन सुराज। मित्रों, कुछ बात तो हमको कहनी थी, लेकिन मंचासी लोग प्रेस, मित्रों हम अंबेडकर को इसलिए जानते हैं और गांधी को इसलिए हम जानते हैं कि इस देश की निर्माण करता गांधी और इस सामाजिक व्यवस्था के निर्माण करता अंबेडकर है। यदि भारतीय संविधान नहीं होता तो हम इस देश की निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए हम अंबेडकर को याद करते हैं। मित्रों, इसलिए मुझे कहनी है कि जिस दलितों पर, जिस अंबेडकर के संवाद पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं, उस अंबेडकर को समझना बड़ा गुरूर विषय है। अंबेडकर ने एक सभी, हम अपने लोग को कहते हैं कि सभी नारा जानते हैं कि अंबेडकर ने कहा एजुकेट, एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है कि अपने आप में गुस्सा पैदा कीजिए। अपने आप में गुस्सा किसको पर पैदा कीजिएगा?
जो भारतीय संविधान में अम्बेडकर व्यवस्था किया उस संचालन के बेईमानों ने आपको आगे नहीं करने दिया। इसलिए आपको गुस्सा आनी चाहिए, अपने अंदर में गुस्सा पैदा करना चाहिए। अम्बेडकर के कहने का मतलब यही, कहने का मतलब है कि यदि एजुकेशन की बात ही हम कर ले तो अभी हम आंकड़े के अनुसार 48% ही दलित हुए शिक्षित। अधिक 52 के संविधान लागू होने के बाद यदि हम 1% या सरकार जिम्मेदारी लेते तो आज हम 72% एजुकेशन में होते कि नहीं होते, क्योंकि 72 वर्ष संविधान का चला गया, हम 48% शिक्षित है। ये बेईमानों की ये बेईमानी से हमारा विकास रुका हुआ है। इसके लिए हमको लड़ना है अम्बेडकर के रास्ते और जन सुराज के वास्ते। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर आपकी बेईमानी होती है धन का, अर्थ का, जिससे आपको विकास करना है। आप जानते होंगे कि जब केंद्र सरकार बजट बनाती है, चाहे तो बिहार सरकार बजट बनाती है, आगे पिछले बार 2,60,000 करोड़ के बजट बनाई, लेकिन आपके लिए प्लानिंग कमीशन की वो योजना है, आपका भी उप बजट है। उस बजट में नीतीश कुमार से पूछिए कि हमारा 40,000 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च किया। नीतीश जी, इन बेईमानों से हमको सामना करना है, इसलिए अम्बेडकर संवाद जरूरी है। ऐसे बेईमानों से हमको मुकाबला करना है, इसलिए हमें अम्बेडकर के रास्ते ही इन बेईमानों से संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए अम्बेडकर ने कहा, इसलिए हमारी नारा है कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, नीतीश कुमार जैसे लोगों से। इसलिए हम जन समाज के जरिए हम अपने गांवों में जाएंगे, हम गांवों में जाएंगे, हम अपने साथी को तैयार करेंगे कि नीतीश कुमार 225 के बाद ऐसे बेईमानों के बिहार में जरूरत नहीं है, और ईमानदारी और दलितों के विकास के लिए पीछे से जन सुराज आ रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है जेपी के सबको। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपसे कहेंगे कि जन संवाद में जितने भी साथी अम्बेडकर संवाद में है, वो गांवों में चले। जनतंत्र से मजबूत धनतंत्र नहीं होता है। यदि हमने जनतंत्र बिहार को मजबूत कर लिया तो ये धनतंत्र के बल पर जो नीतीश कुमार कुनवा चला रहे हैं, मवालियों का, पूंजीपतियों का, इनको हम चंद मिनटों में उखाड़ देंगे जनबल के जरिए। इसलिए हमें जनबल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें जन सुराज के रास्ते हमें ऐसे बेईमान सत्ता को हमको उखाड़ कर फेंकनी है। इसलिए हमें जन समाज में चलनी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। हम चाहेंगे पूर्व विधायक चंचल जी 2 शब्द में संक्षिप्त विवरण देते हुए 2 शब्द। जी, मेरा नाम सुरेश चंचल, पूर्व विधायक सकरा मुजफ्फरपुर। हम लोगों की प्रेरणा के स्रोत आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी, सम्मानित मंच, पूरे बिहार के कोने कोने से आए अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों बहनों, साथियों, हमें 1-2 बात कहनी है राजनीति पर। जब कभी भी हम लोग जब अम्बेडकर जी के दिए हुए अस्त्र को उपयोग करके संगठित होने का प्रयास करते हैं या किए हैं, तब राजनीति के पाखंडी लोगों ने हम लोगों के बीच में खाई पैदा करने का काम करते आया है। क्योंकि वो लोग जान रहे, राजनीति करने वाले सब लोग जान रहे हैं जो पार्टियां चला रहे हैं। जब ये सशक्त हो जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, तो फिर इन लोगों की जो शक्तियां हैं वो राजनीति पर हावी हो जाएगा। कभी दलित महादलित का नारा देकर हम लोग को कमजोर करने का काम किया गया है, और कभी अम्बेडकर 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 रट लगाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, जय श्री राम बोलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इस तरह के भी
बातें देश में आती रही है सिर्फ हम लोगों को कमजोर करने के लिए। यदि चिंतन किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो सिर्फ हम लोगों को वैसे वैसे पाखंडी लोगों ने कमजोर करने का हमेशा काम किया। बाबा साहब सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं थे। बाबा साहब ने गरीब गुरुआ के चाहे किसी भी समाज के लोग हो, सबके लिए उन्होंने चिंता किया और आज उसका लाभ सब लोग ले रहा है। लेकिन इसके बाद भी बाबा साहब के लिखे संविधान को कहीं लोग जलाता है, फाड़ता है, अपमानित कर रहा है साथी। इसलिए हम एक और निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको प्रयोग के तौर पर अपने क्षेत्र में लागू किया है और उसका असर धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। बाबा साहब के जन्मदिन के आधार दिन हम पूरे सकरा क्षेत्र में दीपावली मनाते हैं, खूब धूमधाम से दीपावली मनाते हैं और पुण्यतिथि के दिन भी खूब धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। दरवाजे से लेके छत तक जिसको जैसा मकान है दिया बत्ती जलाते हैं, अम्बेडकर जी की पूजा करते हैं। उस दिन का जो प्रकाश दीपावली का प्रकाश है वो हमारे समाज के, हमारे बच्चे को प्रकाशित करेगा और वही प्रकाश एक दिन हम लोग के समाज में स्वर्ग उतार देगा। यह मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, पुनः निवेदन करता हूं, जो जन्मदिन के दिन और पुण्यतिथि के दिन निश्चित रूप से हम लोग के समाज पूरे राज्य में, पूरे देश में दीपावली मनावे, उनका नमन करे। दीपावली मनेगा, हम लोग का बाल बच्चा प्रभावित होगा, जानकारी लेगा कि आखिर कारण क्या है। एक दीपावली वो मनता है और दूसरा दीपावली आज ये हमारे परिवार के लोग, माता पिता और समाज के लोग मना रहे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ है। इससे प्रभावित होकर निश्चित रूप से हम लोगों का बाल बच्चा जब उससे ज्ञान लेगा तो वो अध्ययन करके शिक्षित होकर समाज में निश्चित रूप से हम लोग के बीच में स्वर्ग उतारेगा। यही हम आप लोग आपसे कामना करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी जो सदस्य हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सिर्फ अपना परिचय देते हुए बात को बयान करें। ये मेरे ख्याल से आप जो कर रहे हैं ये थोड़ी सी और नियमित करने की ज़रूरत थी। इसको कितना समय देना है, सिर्फ परिचय देना है या अपनी बातें भी करनी है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। आदरणीय इस मुहिम के प्रवर्तक श्री प्रशांत किशोर जी, मैं देता हूँ आप बताएंगे मुझे। श्री विनोद भारती जी अध्यक्ष, सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंच में मौजूद हैं और जो प्रसाद में उपस्थित हैं, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं विनोद कुमार चौधरी मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड हुआ हूँ आईजी के पद से 2019 में। मैं अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं उनका बखान या अपना बखान करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप समझें कि आपके समाज के बीच के लोग भी इस देश को आज़ाद कराने में और बाद में भी अपनी भूमिका निभाए हैं। ये जानकारी आप लोग को भी होनी चाहिए। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम गुलाम चौधरी, उनका देहांत 1969 में हो गया था और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के अनुयायी थे। और 1920 में नमक सत्याग्रह के समय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और काफ़ी उन्हें कारावास भी हुआ था, यातनाएं भी सहनी पड़ी थी और स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक बहुत ही अहम योगदान रहा। तो वे भी आप लोग के समाज के बीच के लोग थे और आज़ादी के पूर्व जैसे मुस्लिम लीग बनी थी, उस तरह से एक डिप्रेस्ड क्लास लीग बनी थी, उसके वे अध्यक्ष थे और उस हैसियत से उन्हें शिमला गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला था। और आज़ादी के बाद वो विधायक भी रहे, 3 बार विधायक रहे विभिन्न क्षेत्रों से। दरभंगा सदर से थे, सकरा से थे, कुटनी से थे और बाद में चूंकि उनकी यातनाएं बहुत हुई थी जेल में, इस बीमारी से ग्रसित रहते थे, उनका देहांत हो गया। अब मैं अपनी बात इस मुहिम के बारे में, इस पार्टी के बारे में 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि आपने देखा होगा कि इस पार्टी के ध्वज पे गांधी जी की तस्वीर है और अंबेडकर साहब की भी तस्वीर है। पहले गांधी जी की तस्वीर थी, उस समय पदयात्रा चल रही थी, गांधी जी के कदमों पर चल रही थी, पदयात्रा हो रही थी और बाद में जब पार्टी बनी तो फिर अंबेडकर जी का भी तस्वीर उसमें लगाया गया। मेरा अपना ये मानना है कि गांधी ने स्वराज दिलाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्वराज इस देश को मिला। और
जब ये देश आज़ाद हुआ तो ये दायित्व जो था संविधान बनाने का वो श्री अंबेडकर जी के ऊपर दिया गया और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने 1949 में जब ये दिया 26 नवंबर को, तो उन्होंने ये कहा, उसके बाद में कहा कि मैं इस प्रियम्बल में जो प्रकटन होता है संविधान का, ये नहीं लिख सका कि हम भारत देश के निवासी नहीं लिख सके, वो देश शब्द का प्रयोग नहीं कर सके। उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग का प्रयोग इसलिए करना पड़ा कि ये देश बहुत विभाजित है और ये देश, कंट्री, नेशन नहीं है और इसको बनने में समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि गांधी जी स्वराज लाए और सुराज लाने का जिम्मेदारी जो है वो अंबेडकर साहब के कंधे पे पड़ा। उन्होंने संविधान बनाया और उस संविधान से भी हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं और संविधान में जो मूल बातें हैं वो बातें सभी जन स्वराज स्वीकार करता है। इसलिए कि बहुत सारी बातें उठती हैं कि जन स्वराज की आइडियोलॉजी क्या है, उसकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है। तो जो संविधान की विचारधारा है वही जन स्वराज की विचारधारा है। संविधान में प्रियम्बल में स्पष्ट है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जन स्वराज सभी को, समाज के सभी वर्गों को जो उसकी संख्या है उसके अनुसार हिस्सेदारी देने की बात करता है। इससे बढ़कर समाजवादी बात और क्या हो सकती है? अगर ऐसा हो तो ये समाजवाद होगा। सेकुलर हैं, आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, सभी धर्म के लोग हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये सेकुलर की ज्वलंत उदाहरण है कि ये जन स्वराज इस चीज को स्वीकार करता है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, क्योंकि मैंने ये देखा है श्री प्रसाद जी की जो भी फैसले होते हैं उसमें वो सबसे राय मशवरा करके करते हैं, उनका मत लेकर करते हैं। तो इससे बेहतर उदाहरण जनतांत्रिक रिपब्लिक का क्या हो सकता है? तो ये सारी बातें हैं। और आप अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसके अलावा अम्बेडकर के 3 गुरु थे, जो बताया जाता है कि 3 गुरु थे, 3 गुरु को मानते थे। तो 3 गुरु में एक बुद्ध थे, एक कबीर थे और एक ज्योतिबा फुले थे। उनसे वो प्रभावित थे, उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। और 3 देवता उनके थे, उपास्य 3 थे। वे थे शिक्षा, स्वाभिमान और शील। शील मतलब व्यवहार, आचार, विश्वासघात किसी के साथ नहीं करना, ये 3 उनके उपास्य थे। तो इन सभी रास्तों को उन्होंने दिखाया और उन रास्तों पर चलने के लिए और अपने संविधान के माध्यम से उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया, हम उस पर चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जब जाते हैं तो अब है कि ये बात होगी कि हम इस पार्टी से क्यों जुड़े, हम इसको मत क्यों दें। तो ये सारी बातें हैं जो इस पूरे मुहिम और पार्टी में हैं। आप इससे आप लोगों को बता सकते हैं और उनको प्रेरित कर सकते हैं कि ये एक पार्टी है। जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि सारी दवाइयां पुरानी हो गई और नई दवाई को इस्तेमाल करने से ही समाज की व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। तो जो पुरानी पार्टियां थी, चाहे वो राजद हो, चाहे भाजपा हो, चाहे और जो भी हो, जदयू हो, उनका आप लोगों ने काल देख लिया है। अब इस काल को देखें, इस नई मुहिम को देखें और इसमें अपना हिस्सेदारी दें, ताकि यह सभी का भला हो सके और सभी लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पे ये पार्टी आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा वक्त न लूंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त बातों में रखे हैं। अब हम चाहेंगे कि समय की कमी है और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अनिल कुमार आर्या सर, आप अपनी बातों को हाँ इधर से परिचय देते हुए फिर हम बात रख पाएंगे। 2 शब्द कहिए, बहुत समय हो रहा। आप लोग सब परिचय दे दीजिए और फिर हम उधर से मेरे बारे में ही यहाँ कम हो गया बात। अच्छा ठीक है। 100 में 70 आदमी जिस मुल्क में नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए मुल्क क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मैयाद को न राखिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। हर तरफ ही अंधेरा है, दीप तू जलाता चल, रास्ते चमक उठे, रोशनी लुटाता चल।
रास्ते चमक उठे, रोशनी लुटाता चल। आज तू अकेला है, थक न जाए तेरा दिल, दूरियां न मीट पाई, दूर है अभी मंजिल। मेरा नाम हुआ नंदजी राम, मैं सिवान जिले से आता हूं और माले के संस्थापकों में मैं रहा। 1978 में माले की शुरुआत किया। मैं 8 में पढ़ रहा था और चंपारण, गोपालगंज सब जगह छपरा उपरा बनाने का काम किया। 4 बार लोकसभा से लड़ा, 2 बार विधानसभा से लड़ा। मैं खड़ा हूं, मेरे शरीर का 1 इंच बाकी नहीं है जहां लाठी नहीं लगी हो। 6 बार जो है 3 साल से लेकर 3.5 साल तक जेल में रहने का मुझे मौका मिला है। अब बात रही जन सुराज की, अब बात रही जन सुराज की। मेरा अपना अनुभव है। 4 बार लोकसभा से लड़ा, 2 बार विधानसभा से लड़ा। प्रशांत जी की बात, शिक्षित बनो, ये क्या कहते हैं कि शिक्षा को नीचे तक ले जाने की। और एक सबसे मुझे प्रेरित किया वो बात कि कोई भी क्रांति आंदोलन ये वो तेज हथियार के जैसा है, बड़ा से बड़ा वृक्ष को काटा जा सकता है, सृजन का काम नहीं हो सकता है। तो ये बात रहा। आप सब यहाँ हैं, कोई भी बदलाव मैं समझता हूं अपने अनुरूप वो तत्वों की सप्लाई करता है और उस बदलाव में उस तत्व की खास भूमिका हो जाती है। इसी बदलाव के सबसे अग्रणी कतार में प्रशांत जी हैं और हम सब लोग खड़े हैं। अब बात है, बाबा साहब को सब लोगों ने इस्तेमाल किया। मेरी जो समझ है, हम लोग ये जिस समाज से आते हैं, ये समाज ये प्रसादी बना हुआ है। मैंने बहस में प्रशांत जी से कहा कि सारे दल के लोग SC ST को यूज किया है, शायद आप भी यूज करेंगे। इन्होंने कहा हां भी मैं भी करूंगा, लेकिन मैं कब नहीं करूंगा, जब आप ताकतवर बन जाइएगा। मुझे भी अच्छा लगा। कोई रस्सी खींचता है तो जो ताकतवर होता है वो खींच लेता है। 12% 13% वोट आज निर्णायक है, लेकिन ऐसा 18% वोट वो निर्णायक नहीं है। ये हमारी कमजोरी है। हम सारे लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और जय भीम का नारा देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साहब रानी के पेट का ऑपरेशन करके वोट से राजा बने। इसमें इस बात को हम लोग तो खूब समझते हैं, लेकिन ये वोट से राजा बनाने का काम नहीं करते हैं। हमारा समाज कहीं ना कहीं जो है बिकने का काम करता है। ये हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी को हम लोग को दूर करना है और इसी के लिए जाना है। बल्कि MP MLA बनने की चाहत में नहीं, बल्कि समाज को एक बेहतरीन ताकत और जो है एक मजबूत ताकत के बतौर सामने लाना है। और बिहार में हर जगह में आपके समाज के वो नेतृत्व की वो जो है वो शून्यता है, इस शून्यता को जन सुराज में ला करके मजबूत करना है। यही अपेक्षा, इसी निवेदन के साथ अपना परिचय मैं खत्म करता हूं। जय बिहार, जय जन सुराज, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए धन्यवाद। चूंकि हमारे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और जितने भी ये सभा में बैठे हुए हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के माहिर और बुद्धिमान हैं। हर लोग की अपेक्षा रहती है कि अपने नेता का सुनने का, और हम लोग इस क्रम में कहीं न कहीं समय का वो दिक्कत हो गया। हम चाहेंगे कि सर हर लोग 2 मिनट सिर्फ परिचय अपना दे दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बात हम लोग प्रशांत किशोर जी का और अध्यक्ष महोदय का सुन सके। सिर्फ हाँ 1 मिनट 1 मिनट। चलिए, पब्लिक के तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि हम लोग 1 मिनट का समय ले, सिर्फ अपना परिचय। मेरा नाम रामविलास पासवान है। मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से रिटायर किया हूँ। हमें लगता है कि कुछ बोलना
ठीक नहीं लग रहा है, समय की बहुत कमी है, तो हम अपना समय जो है ना अपने नेता लोग को देते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बहुत से वक्ता को सुना, एक कार्यशाला रखा गया है। 2-3 चीज जो लोग बोल रहे थे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये तीनों चीज का अमल अभी तक हम लोग ने नहीं किया। अगर 100% हम लोग संगठित हो जाते, शिक्षित हो जाते और संघर्ष करते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। अभी हम लोग के सामने है जन सुराज अम्बेडकर संवाद कार्यशाला। मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा, जो दूर दूर से लोग आए हैं, 2 शब्द उनके लिए मैं कुछ कहूंगा। जो लोग यहाँ आए हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर के काम करें और कार्य करने के दौरान आरोप नहीं लगावें, आलोचना नहीं करें, अपमान किसी को नहीं करें और प्रेम से उनसे मिल करके पार्टी की जो पॉलिसी है इसके संबंध में समझावें। और विगत में जो अभी तक हम लोग झेले हैं विभिन्न शासनों में और विभिन्न सरकारों में, उसके बारे में थोड़ा इस करें। ज़्यादा आलोचना करने में जितना हम लोग शक्ति लगाते हैं, उतनी शक्ति अगर हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दें तो हमें लगता है कि ज़्यादा वो फलीभूत हो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, समय तो नहीं है, मैं बारंबार प्रधान जी को धन्यवाद देते हुए ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा आदमी हम लोग के बीच आया, प्रकृति ने भेजा कि जो इतने गरीबों को इकट्ठा करके आज जो है ना इनके समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में एक मूल चीज है, हमारा सोच। हम जो बोल रहे हैं उसको गौर कीजिएगा, हमारा सोच। अगर हमारा सोच पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, सकारात्मक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हमारा सोच नकारात्मक है, डिस्ट्रक्टिव है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी हम लोग सूझबूझ के साथ सावधान मान नदबंधहीना धीर धीर पथ परम प्रवीणा, जो व्यक्ति सावधान है, अपने पथ का प्रवीण है, चतुर है, वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भाषण देने का बहुत समय नहीं है। जो लोग आए हैं, मेरा उनसे बार बार अनुरोध होगा कि एक जवाबदारी, एक चीज कहना चाहूंगा इस संदर्भ में, गौर कीजिएगा इस बात पर, जो मैं कह रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ जो कर्म किया जाता है, भले वो कल्याणकारी कर्म हो, वो फलीभूत नहीं होता है। कल्याणकारी कार्य भी यदि आप राग द्वेष से ग्रसित होकर के करते हैं तो वो फल देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो भी काम करें निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें। सेवा वही कर सकता है जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। बिना अपेक्षा के जो कर्म किया जाता है वही परोपकार का कर्म है। और हम किसी तरह स्वार्थ में कोई किसी को कुछ कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं है। इसी के साथ मैं ये अपेक्षा करते हुए कि ये पार्टी आगे फले फूले और इसका रूप बदले। धन्यवाद। अब सभी लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं, चूंकि बहुत सारे लोगों का है और सभी लोग विद्वान हैं हमें लगता है। और स्टेज पर जितने लोग हैं, हमारे कमिश्नरी में यही हमारे राज्य के लोग जाएंगे, आप लोग से मुताकिब होंगे और वहां पर सारी बातों को कहेंगे। हम चाहेंगे कि अब हमारे पीओसी मतलब जो बनाए गए हैं पटना में, अनिल कुमार आर्या सर 2 शब्द बोले, फिर हम अध्यक्ष महोदय को इनवाइट करेंगे और फिर हम प्रशांत किशोर जी को इनवाइट करेंगे। इस प्रांगण में उपस्थित भीमपुत्रों, अंबेडकर की विचारधारा में चलने वाले साथियों, 2 मिनट का वक्त, 1.5 मिनट का वक्त, 2.5 मिनट का वक्त, यह वक्त की जो पाबंदी होती है वो मेरे भाव के प्रवाह को रोकता है। मैं समझता हूं कि आज जो यह कार्यक्रम है, समय के अनुसार इसको समेटना पड़ेगा। इसलिए समेटना पड़ेगा कि आप लोगों के माध्यम से भीम संवाद को सुदूर क्षेत्रों में ले जाना है। मेरा मानना है कि यहां जो भी लोग बैठे हुए हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी, मां का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, उनके कितने बच्चे थे,
ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम है वो एक तरफ अंबेडकर और एक तरफ गांधी, ये बहुत ही गुरुतर दायित्व को लेकर के हम लोगों ने बिहार में अपना अभियान प्रारंभ किया था। साथियों, बहुत तरह का संशय फैलाया गया इस देश में। अंबेडकर बनाम गांधी की बात की गई, अंबेडकर को गांधी से लड़ाने का प्रयास किया गया, गांधी को अंबेडकर से लड़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि विगत 50 वर्षों में सबसे ज्यादा यदि आक्रमण हुआ है तो गांधीवाद पर हुआ है, और सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है तो अंबेडकरवाद पर हुआ है। तो हमें पड़ताल करना पड़ेगा कि वो विघातक शक्ति कौन है जो गांधी को भी गोली मारने की वकालत करता है और अंबेडकर की मूर्ति को भी ध्वस्त करता है। तो देखना पड़ेगा कि वही वो तत्व है, फांसीवादी शक्ति है, जो अंबेडकर और गांधी के बीच में एक संशय की स्थिति पैदा करना होता है। इसका पर्दाफाश आवश्यक है। साथियों, गांधी का रास्ता अलग था, अंबेडकर का रास्ता अलग था, और दोनों का ही उद्देश्य था इस राष्ट्र को मजबूत बनाना, इस नेशन को मजबूत बनाना। मैं उदाहरण दूंगा, जब आरक्षण के मुद्दे पर जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए पूना में, तो बाबा साहब ने अपनी मांग को रखा, लेकिन इसके बावजूद भी जब गांधी जी अड़ गए तो गांधी जी का सम्मान करते हुए अंबेडकर साहब ने उस अनशन को तोड़वाया। यदि वो चाहते जिद पर अड़ जाते तो हो सकता है कदाचित देश में गांधी की हत्या हो जाती और उसका सारा धब्बा अंबेडकर के माथे पर लगता। ये था उनका ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ये था मानवतावादी दृष्टिकोण। इसलिए मेरा कहना है कि अंबेडकर और गांधी में कहीं भेद नहीं है, कहीं अंतर नहीं है। साथियों, इस नैरेटिव को परोसा गया है। अंबेडकर के मरने के बाद इस देश में लगा कि अंबेडकर और अंबेडकरवादी विचारधारा को दफन कर दिया गया है, लेकिन एक वेव है, एक विचारधारा है, विचारधारा कभी दफन नहीं होता है। बिहार में एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, अंबेडकर की बात की जाती है, अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन अंबेडकर के जो विचार हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इस पर चलने का हिम्मत किसी को नहीं है। पहली बार जनसराज के मन से हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने इसको समझा है और इस दर्द की अनुभूति उनको हुई है, और वे गांव में जाकर के अंबेडकर संवाद प्रारंभ किए हैं। वक्त बहुत कम है साथियों, मैं कोऑर्डिनेटर हूं और हमारी मुलाकात आपसे हर स्टेज पर होगी, जिला में होगी, कमिश्नरी में होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध का वेला है, ये संग्राम का वेला है। गांधी का अंबेडकर के आदर्शों को लेकर हम चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोल लो। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की वेला गई, शांत से बोलो। एक युद्ध का वेला है। अंबेडकर के पैगाम को, अंबेडकर के मानवतावादी दृष्टिकोण को हमें चप्पे चप्पे में ले जाना है। एक एक बच्चा को भीम बनाना है, एक एक बच्चे को अंबेडकर बनाना है, तभी बिहार जो हमारा सूबा है हम कुछ कर पाएंगे और इसका विकास कर पाएंगे। बात उठती है राष्ट्रवाद की, जो छद्म राष्ट्रवाद की विचारधारा चल रही है देश में। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप याद कीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर के समय में क्रिश्चियन लोग आए थे और कहा था कि बाबा साहब आप क्रिश्चियन बन जाइए। अंबेडकर ने कहा नहीं, अंबेडकर के पास इस्लामिक हैदराबाद के निजाम ने प्रस्ताव रखा था कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। गांधी जी ने कहा, अंबेडकर ने कहा था नहीं, और अंततः बड़े ही मानसिक उद्वेलन के बाद, अध्ययन करने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था। बुद्धिज्म हमारे देश की मिट्टी में पनपा हुआ। साथियों, सोचिए, यदि अंबेडकर क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेता तो आज हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ दलितों का मत्था जेरूसलम की ओर जो है ना वो टिकता। यदि वो इस्लाम स्वीकार कर लेते तो हम मक्का और मदीना की ओर जो है ना देखते। लेकिन अंबेडकर ने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों का मत्था इस मिट्टी में टिकाने के लिए मजबूर कर दिया। यह ये का शख्सियत और अंबेडकर का व्यक्तित्व। बहुत सारे अंबेडकर के एस्पेक्ट हैं साथियों। आरक्षण क्यों, संविधान क्यों, ये तमाम जो बातें होगी, जब हम लोग अंबेडकर संवाद जब का पैगाम लेकर के जाएंगे तो आपसे खुल करके बातें होगी, मन पर बातें होगी। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं किसी प्रकार के संशय की स्थिति नहीं है। और जैसा कि गजेंद्र मांझी जी ने कहा, 4 पंक्ति कि निकलो बाहर मैदानों में, जंग लड़ो बेईमानों से। वो बेईमान कौन है इन्होंने स्पष्ट बता दिया। तो निकलना होगा और गांधी और अंबेडकर को साथ साथ लेकर के जाना होगा।
जनता के बीच में और बताना होगा कि अम्बेडकर क्या थे, गांधी क्या थे, और लोगों को आश्वस्त करना होगा और बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे बीच में युवा साथी हैं जयप्रकाश, सिर्फ अपना परिचय दे दें, क्योंकि ये हमारे बीच में आएंगे। सिर्फ परिचय दे दें। डॉक्टर साहब, आप मंच का संचालन कर रहे हैं, कम से कम इस बात का भी आप ध्यान रखें कि इतनी सारी जो भीड़ आई है उसमें से कुछ वक्ता हैं जो बोलना चाहते हैं। तो जो ऐसे साथी हैं जो इस सभा में बोलना चाहते हैं, सबका सब नहीं, लेकिन कुछ एक साथी हाथ उठाएंगे और मैं चाहूंगा कि प्रशांत से पहले उनकी बात सुनी जाए, उसके उपरांत माननीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रशांत अपनी बात को रखेंगे। मैं वैशाली जिला से जिला परिषद का पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ, नगर परिषद का भी, जिला परिषद का भी अध्यक्ष रहा हूँ, माँ भी मेरी चेयरमैन रही है, और मैं मात्र 22 साल की उम्र में नगर परिषद का अध्यक्ष होना एक परिस्थिति थी। मेरे पिता की हत्या हो गई, इसके बाद मेरा राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ और अपने दम पे मैंने माँ को चेयरमैन बनाया, मैं स्वयं भी चेयरमैन बना और फिर पुनः जिला परिषद का भी चेयरमैन बना। वर्तमान में मैं जन स्वराज का जिला अध्यक्ष हूँ था, अभी वर्तमान में कोर कमेटी का मैं सदस्य हूँ। ये जीवनी इसलिए बताने की आवश्यकता है कि जब आप जन्म लेते हैं दलित समाज में तो आपको अभी भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो समाज में उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। आप राजनीतिक रूप से संपन्न हैं तो भी आपको कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। मूलतः हमें ये कमी है कि हमने रामविलास पासवान को चुना नेता, हमने मायावती को नेता चुना, हमने माझी को नेता चुना और अपना वोट हम अपने नेता के आधार पे किसी भी दल को आंख मूंद करके देते रहे। यह परंपरा देश की आजादी के बाद कांग्रेस के हाथ में थी, दलितों की वोट, मुस्लिमों की वोट, अति पिछड़ों की वोट। आज वर्तमान में लालू यादव के पास कभी वोट रही, कभी आज नीतीश कुमार के साथ वोट है। ये बैल हकाई कब तक चलता रहेगा? ये दलित हाँकते हुए कब तक चलिएगा आप लोग? अम्बेडकर ने ये ताकत आपको बैल बकरी बनने के लिए नहीं दिया था। आपको यह अधिकार, वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया? कि आप शिक्षित होइए, मत के अधिकार को समझिए और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो आपके लिए काम करता है उसको मत देने का काम था, न कि जाति के नाम पर हम पासवान है तो पासवान को वोट दिया, माझी है तो माझी को वोट दे दिया। ये तो अन्य जातियों में भी है। हमको विशेष क्यों दलित रखा गया? ताकि 19% की आबादी है और एक सरकार बनाने के लिए 20 से 22% वोट की आवश्यकता पड़ती है। ये समझिए बातों को। हमने किताबों में पढ़ा है अम्बेडकर का जीवन, ठीक है डॉक्टर साहब, यहां हमको किताब में अम्बेडकर की जीवनी नहीं पढ़नी। वास्तविकता जीवन में, राजनीतिक जीवन में आपकी भूमिका क्या है, इसके लिए समागम यहां बुलाई गई है। प्रशांत जैसा व्यक्ति आपको यहां बुलाकर बैठाए हैं पूरे बिहार से, उनका सोच क्या है आपके प्रति और आपको कहां अपने जीवन में सुधार लाने की जरूरत है, कहां समाज को सुधारने की आवश्यकता है, क्यों ये अम्बेडकर समाज की आज रचना की गई है, इसकी क्या भूमिका होगी भविष्य में, आने वाले 10 सालों में इससे क्या आपको लाभ मिलेगा, इन तमाम चीजों पर सोचने की आपको अभी आवश्यकता है। तो साथ ही हम पॉलिटिकल बातों में नहीं चाहेंगे कि आप लोग बहुत सारी बात कहिए, जो मुद्दा इंपॉर्टेंट है इस समाज के लिए उन बातों को आप यहां पर रखें। मैं चाहूंगा कि अब चर्चाएं चल रही हैं हमारे जन स्वराज में कि 38 सीट से भी ज्यादा आपकी आबादी के अनुरूप 40-42 सीट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपका समाज अब सक्षम है आगे आगे के राजनीति को संभालने के लिए। और इन सारी बहुत मुद्दों पर हम चाहेंगे कि आगे माननीय प्रशांत आपके वक्तव्य देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। अब सभी साथियों से क्षमा मांगते हुए जन स्वराज के अध्यक्ष महोदय के लिए एक नारा लगाइए, जय जन स्वराज, जय जन स्वराज। अब हम चाहेंगे कि जन स्वराज के अध्यक्ष महोदय मनोज कुमार भारती जी अपनी बात करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर अंबेडकर को नमन करता हूं, जिनके कारण हम सब यहाँ हैं। उसके बाद मैं प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया जो पहले हम सब के पास नहीं था। आप अभी जो मेरे युवा साथी ने बात की,
उसी बात पर मैं एक बार फिर से आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, वो ये कि हम दलित वर्ग में अंदर अंदर बहुत बार बांटे गए हैं और हमें बांट कर रखा गया है किसी और मकसद को पूरा करने के लिए। ये पहला मौका है जब जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी ने हम सबको एक साथ एक मंच पे इस तरह खड़ा किया है जहां किसी विभाजन की कोई आशंका नहीं है। इस बात को यहां हाईलाइट करना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप अपने क्षेत्र में जाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि दलित वर्ग के अंदर कभी किसी विभाजन की बात आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। तभी हमारा जन स्वराज का और प्रशांत किशोर जी का जो उद्देश्य था वो पूरा होगा। हमेशा याद रखें कि आप जिनके पास जा रहे हैं वो आपसे, जो यहां सब लोग बैठे हैं इसमें लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो उन लोगों से काफी ऊपर आ गए हैं। हम उनके बारे में बात करने आए हैं जो अभी बिल्कुल जमीन पे पड़े हुए हैं। उनकी हालत, उनकी शिक्षा, उनका भविष्य, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने बारे में, आपके बारे में, जो लोग भी यहाँ सूट बूट और सदरी और पैंट शर्ट पहन के आए हैं उनकी बात नहीं हो रही है। हम यहाँ आए हैं उनके बारे में जिनके तन पर 4 जनरेशन से कपड़े नहीं हैं, जिनके बच्चों को 4 जनरेशन तक शिक्षा नहीं मिली। हमेशा इस बात का ध्यान रखें और उनके बारे में जो बात कहनी है वो प्रशांत जी आपसे कहेंगे। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे नरेश मांझी जी, बंसलोचन जी, सरिता जी, इधर हमारे जितेंद्र पासवान हैं, अरुण पासवान जी हैं, सभी लोग हैं और सभी लोग मुताकिब हो गए। हम में से जितने लोग हैं लगभग एक पॉइंट से अगर जुड़े हुए हैं और वो पॉइंट था सिर्फ शिक्षा। प्रशांत किशोर जी लगभग जितने लोग हैं सभी लोग को बारी बारी से और लगभग लोग को जानते होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। और वो एक माध्यम था कि सभी लोगों को शिक्षा के प्रति इन्होंने जागरूक किया कि अगर आप शिक्षित होइएगा तो आगे बढ़िएगा। और आगे का सारे एजेंडा हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी के मुंह से सुनिए और इस बात के लिए आप प्रेरित होइए कि आजादी के बाद अगर कोई एक ऐसी कार्यक्रम लॉन्च हो रही कार्यशाला जो हमारी सारी जनसंख्या की एक तरह से उसमें उद्देश्य लाते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो हम चाहेंगे कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी को आप लोग तालियों के साथ स्वागत करते हुए उन्हें बुलाइए। नमस्कार। आप सभी धैर्य पूर्वक इतने देर से बैठे हुए हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। हम लोग को कोई जल्दी नहीं है। अगर आप चाहें, बहुत साथियों ने हाथ उठाया, बात करना चाहते, हम यहीं रहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर आप चाहें तो बस इसके बाद कर लीजिए। हम लोग 3-4 घंटे भी बैठ सकते हैं। जो लोग, अरे रखिए, इसके बाद कर लेंगे, बैठिए बैठिए। जो साथी यहाँ सभा में बातचीत अपनी न रख सकें वो हमसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। ये कोई रैली नहीं है, ये आश्रम इसीलिए है कि यहाँ आकर मिल सकते हैं, 1-2 दिन रह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, दूसरे साथियों से कुछ सीख सकते हैं। ये जो पूरा प्रयास है, आप जितने लोग आए हैं ज्यादातर राजनीतिक लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कोई भाषण नहीं सुना, अच्छे विचार नहीं सुने,
जीवन में कभी कोई अच्छा प्रयास होते नहीं देखा। अब तो सब लोग पहले राजनीति करते रहे। ऐसा भी नहीं है कि एससी समाज से लोग एमएलए एमपी नहीं बने। ये एकमात्र ऐसा समाज है जिसको पूरी भागीदारी बाबा साहब के वजह से मिली हुई है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अति पिछड़ा समाज के लोग अगर कहते हैं कि भैया हम लोग को भागीदारी चाहिए, एससी समाज के लोग तो ये भी नहीं कह सकते। भागीदारी तो आपको बाबा साहब के वजह से पहले से मिली हुई है, कोई वो छीन नहीं सकता। इसलिए ये चिंतन की जरूरत है कि भागीदारी के बावजूद आपकी दशा क्यों नहीं सुधरी। ये आपको क्या बताता है कि किसी व्यक्ति के एमएलए बनने से, किसी के एमपी बनने से, वो चाहे जनसुराज से बन जाए, कांग्रेस से बन जाए, किसी दूसरे दल से बन जाए, उससे समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर बन जाएंगे, मनोज भारती बन जाएंगे, जनसुराज की सरकार आ जाएगी तो सब सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो बहुत लोग पहले बने हुए हैं। जगजीवन राम जी यहाँ से उप प्रधानमंत्री बन गए। हम उन्हीं के क्षेत्र सासाराम से आते हैं। वहां दलितों की स्थिति किसी दूसरे क्षेत्र के दलितों से अलग नहीं है। रामविलास जी इतने लंबे समय तक बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन पासवान समाज की स्थिति बहुत अच्छी हो बिहार में, ऐसा नहीं है। मांझी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन आज भी मांझी समाज की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, कोई कह रहा है 48% दलित पढ़े लिखे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सिर्फ 3%, 100 में 3 दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। 100 में 3 आदमी ही दलित समाज का आज पढ़ाई कर रहा, 12वीं पास कर रहा है। ये स्थिति तब है जब 40 विधायक दलित समाज के हैं। यहां से कई एमपी जीत कर गए हैं जो आपके समाज के हैं। मेरे भाई, सिर्फ राजनीतिक भागीदारी से समाज नहीं सुधर सकता। हमने पैदल चलते हुए जो अनुभव किया, हमने गांव-गांव में देखा, दलितों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है सामाजिक शिक्षा का अभाव। अगर फॉर्मल शिक्षा नहीं भी है, शिक्षा को लेकर कोई सोच ही नहीं है। बाबा साहब का मूर्ति लग गया है हर गांव में, लोग माला पहना रहे हैं। बहुत गरीब परिवार में भी, दलित टोलों में हमने देखा लोगों ने चंदा करके बाबा साहब का मूर्ति लगा लिया। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा और कहने से ज्यादा जो अपने जीवन में उन्होंने किया, जब मौका लगा किसी दूसरे से मदद भी लेकर सबसे पहले पढ़ाई की। आजादी की लड़ाई को छोड़कर भी बीच में पढ़ने गए। ये बात बताती है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व उन्होंने खुद समझा था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि सिर्फ जय भीम नारा लगाने से नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कीजिएगा, तब कुछ बात बनेगी। यहां से विधायक कितना आदमी बन सकता है? अगर बहुत जन सुराज का आंधी आ जाएगा तो 40 आदमी बन जाएगा। दलित समाज के जितने साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, हर आदमी तो विधायक नहीं बन सकता है। इसीलिए जो अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। जन सुराज का सरकार बने न बने, हम लोग को सफलता मिले न मिले, लेकिन एक बात तय है, अगले 1 महीने में आपकी मदद से कम 1000 दलित साथियों को इकट्ठा करके, उनको प्रेरित करके, उनसे अनुनय विनय करके, उनको साधन देकर जरूर दलित गांव में, बस्तियों में, टोलों में जन सुराज लोगों को भेजेगा, ताकि घर घर लोगों को कहा जाए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा अपने परिवार से चुनो जिसको तुम पढ़ाओगे। सफलता जन सुराज को मिले न मिले, इस पूरे अभियान में 3 महीना अपना जीवन का निकालिए, सिर्फ 3 महीना निकालिए जीवन का। आपका 1 रुपया लगेगा नहीं। वो साधन, वो व्यवस्था, वो गाड़ी, वो पैम्पलेट सब आपको जन सुराज से मिलेगा। 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन आप मनाइएगा। 3 महीना, फरवरी, मार्च और 14 अप्रैल तक, मतलब
कुल मिलाकर 100 दिन भी नहीं है। 100 दिन अपने समाज के लिए निकालिए, वो गाड़ियों से टोलों में जाइए और घरों में लोगों को संकल्प दिलवाइए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा जरूर पढ़ाएंगे। ये जागरूकता पैदा कीजिए। जन सुराज का जो होगा सो होगा। इस अभियान से अगर 10,000 बच्चे भी स्कूल चले गए तो आपकी मेहनत और ये पूरी साधना, पूरा प्रयास उसको सफल मान लिया जाएगा। 10,000 बच्चों का जीवन सुधारिए, ये संकल्प के लिए यहां जुटे। वोट नहीं मांगना है, इस पूरे अभियान में आपको वोट नहीं मांगना है। सिर्फ और सिर्फ जाकर दलित बस्तियों में ये बात बतानी है कि एक बच्चा भी पढ़ाओ। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। हमारे दादाजी भूमिहीन थे, बैलगाड़ी चलाते थे। मैं सभाओं में कहता हूं, इतने गरीब थे कि हमारे बाबा 3 लोग थे, 2 आदमी शादी नहीं किया कि खिलाएंगे कैसे। हमारे पिताजी 7-8 भाई बहन लोग थे। किसी को पढ़ाने का साधन नहीं था। सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम इतना खड़ा होकर भाषण कर रहे हैं। ये पढ़ाई की ताकत है, ये पढ़ाई की ताकत है। आप चाहे ब्राह्मण हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, दलित हैं, पढ़ोगे नहीं तो आगे निकल नहीं सकते हो। यही उपाय है। इसलिए पहला प्रयास पहले लोगों को पढ़ाने के लिए जागरूक करना है। ये आपको लगता है कि सब लोग पढ़ाना चाहता है, स्कूल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गरीबी में जो 10 साल पूरा 2-2 जनरेशन से रह गया है, 2-2 पीढ़ियों से जो गरीबी में रह गया है, उसके परिवार वाले को लगता है कि पढ़ा लिखा के भी क्या होगा भैया, उसके बाद वो नौकरी नहीं मिलता है। हमने कई दलित बस्तियों में बात की है। लोग कहते हैं भैया पढ़ लिख के क्या होगा, हमको नौकरी दिलवाइए। उसको ये समझ नहीं है कि बिना पढ़ लिख कर अगर नौकरी करेगा तो उसका लड़का मजदूरी ही करेगा। बिना पढ़े लिखे आप कलेक्टर नहीं बन सकते। ये बात लोगों को बताने की जरूरत है। और खाली चुनाव की बात मत दिन रात सोचिए। पेरियार से बड़ा कोई दलित चिंतक नहीं हुआ। पेरियार जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़के ताकत नहीं है। हम तो जीवन में एमएलए एमपी नहीं लड़े हैं, तो हमारी ताकत नहीं है। आप समाज के लिए खड़ा होइएगा, समाज के लिए कुछ कीजिएगा। 10, 20, 50, 100 आदमी आपके साथ खड़ा होगा। आपके प्रयास से उसका जीवन सुधरेगा, तभी आप सही मायने में नेता बनिएगा। एमएलए एमपी तो लोग कितना बने और आए और गए, कोई किसी को याद भी नहीं है कि कौन आया कौन गया। पेरियार को कोई भूल नहीं सकता है, कांसी राम जी को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया है। तो आप छोटे स्तर पर ही सही जो प्रयास जन सुराज कर रहा है, आप अभी यहां से जब जाएंगे आपको कुछ नहीं करना है। अपने साथ 5 ऐसे दलित समाज के साथियों को जोड़िए जो 2 महीना देना चाहता है। आज से 10 दिन के अंदर जिस दिन आप तय कर लेंगे भैया हमारे पास 5 आदमी हम लोग हो गए, आपको जन सुराज अपने खर्चा से गाड़ी आपको मुहैया कराएगा। आप उस गाड़ी से लीजिए और अपने एरिया में, अपने प्रखंड में, समाज में जाकर इस बाबा साहब के संदेश को लेकर जाइए। और हर प्रखंड से, एक प्रखंड में 15 से 20 पंचायत है, हर प्रखंड से 5 ऐसे साथियों को ढूंढिए, 5 ऐसे दलित समाज के युवाओं को ढूंढिए जिसको जन सुराज प्रशिक्षित कर सके, जिनको हम लोग सिखा सके, जिनमें हम लोग साधन व्यवस्था लगाकर आगे नेतृत्व की क्षमता पैदा कर सके। इसमें बूढ़े लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जो बूढ़ा है उसका तो अनुभव है, वो तो राजनीति कर ही रहा। जो 20 साल से 40 साल का लड़का है, जो अनुसूचित जाति समाज का है, उसको मोबाइल चलाने आता है या नहीं आता है, उसको कोई ऊपर बढ़ाने वाला नहीं है, उसके बाबूजी विधायक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो मुखिया लड़ सकता है, उसको कोई बताने समझाने वाला नहीं है। हर पंचायत से 5 ऐसे लड़कों को चुनकर निकालिए और 14 अप्रैल को जब हम लोग बाबा साहब का बर्थडे था
उनको राजनीति में आगे बढ़ाने की व्यवस्था जन सुराज अपने खर्चे पर करेगा। वो सारे आपके समाज के बच्चे होंगे। इतना काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सब लोग सोच के बताइए, हाथ मत उठाइए। हो सकता है ना भाई? और आपको कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि गाड़ी आप लेकर कहां गए। आप गाड़ी ले जाके रिश्तेदार के यहां भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना बेटा बेटी के यहां भी घूमिए। लगना चाहिए कि जन सुराज का एससी समाज का नेता है, इसको जन सुराज से वो व्यवस्था मिली हुई है। अगल बगल का आदमी देखेगा तो कहेगा कि ये जन सुराज का एससी समाज का नेता है। जाइए अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमिए, अपना बेटा बेटी के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ बता दीजिए कि जन सुराज से जुड़ गए हैं, अब हम भी झोला लेकर घूमने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर महीना में 20 दिन भी आप काम ठीक से कर दिए, 5 दिन आराम कीजिए, 5 दिन गाड़ी से अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, लेकिन कम से कम 15-20 दिन जरूर मेहनत कीजिए। 15-20 दिन जरूर मेहनत कीजिए। एक पंचायत में 1 दिन दीजिएगा तो 5 अपने अच्छे एससी समाज के बच्चों को ढूंढ कर निकाल लीजिएगा। अब 2 महीना समय है। एक प्रखंड में मुश्किल से 15-20 पंचायत है। 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन काम कीजिए और आपके पंचायत से, हर पंचायत से 5-5 साथियों को ढूंढ कर निकाल लीजिए। 100 बच्चों का जीवन सुधारने का रास्ता आप बन सकते हैं, जरिया आप बन सकते हैं। इस संकल्प के साथ जाइए। एक आदमी इतना बड़ा मैसेज लेकर घर घर आप नहीं पहुंच पाइएगा। यहां कहने का बात है कि भैया हम लोग घर घर लोगों को तैयार कर देंगे, नहीं कर पाइएगा। 2-2.5 करोड़ की आबादी है। 2 करोड़ की आबादी मतलब कम से कम 50 लाख परिवार। 50 लाख परिवार तक 500 आदमी नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आपके जरिए अगर 50,000 बच्चे तैयार हो गए तो उनके जरिए घर घर पहुंचा जा सकता है। तो जब अप्रैल में 14 अप्रैल को 50,000 अंबेडकर वाहिनी के साथी खड़े होंगे तो जून में सब परिवार में जाकर हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को, एक बच्चों को कम से कम ले जाकर स्कूल में एडमिशन कराया जाए। तब ये अभियान पूरा होगा जिसका दूसरा चरण है। तो पहले चरण में आज आपसे मिल रहे हैं। आपके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन में 5 लोगों का अपना टीम बना लीजिए। 5 लोगों का टीम बना लीजिए और एक कोई युवा साथी जोड़िए जो आप काम कीजिएगा उसका वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर डाले। इस चीज को सीखिए। ये बहुत बड़ा हथियार है। प्रशांत किशोर गांव गांव चले हैं, ये आपको कैसे पता है? आप में से बहुत सारे साथी आपके गांव में हम नहीं गए, आपने उसको सोशल मीडिया पर देखा। तो जो काम आप करते हैं उसको फेसबुक पर डालना सीखिए, तभी वो बात घर घर आपका पहुंचेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। वरना आप सोचिएगा कि हम लोग तो दलित समाज का भैया नेता हैं, हम लोग को इस फेसबुक से कैसे काम चलेगा। बहुत लोग आकर कहता है, अपने आप को आप पीछे कर रहे हैं। लोग कहता है भैया हम लोग जिस समाज का नेता है वहां तो फेसबुक से क्या होगा, हम लोग तो नीचे उतर के काम करते हैं। आप नीचे उतर के काम कीजिए, लेकिन ये हथियार है, इसको अगर आप नहीं सीखिएगा तो आगे आप चाहे मुखिया का चुनाव लड़िए या पंचायत लड़िए, विधायक लड़िए, आप कहीं ना कहीं दूसरे पर आश्रित रहिएगा। लोग कहेगा देखिए दलित समाज का नेता है इसलिए इसको फेसबुक को नहीं समझ में आ रहा। इसलिए जब ये संवाद कीजिए तो एक साथी अपने गाड़ी में जरूर बैठाइए जिसके पास ये फोन है और जो वहां से फेसबुक पर आपका डाले कि आपने 4 बच्चों को क्या सिखाया, लोगों को क्या भाषण दिया। तो भले वहां 5 आदमी रहेगा, आपके फेसबुक पर 50 आदमी देखेगा, वो जानेगा कि आप वो आदमी है जो समाज के सुधार के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। तो काम क्या करना है, यहां से जाने के बाद अपने प्रखंड में 5 आदमी का टीम बनाना है और एक साथी ढूंढना है जिसको मोबाइल का, सोशल मीडिया का समझ है, उसको अपना असिस्टेंट, राजनीतिक असिस्टेंट बना लीजिए। जब गाड़ी आपको मिलेगी तो 5 गो नेता में से 1-2 आपके साथ बैठेगा
कोई बैठे ना बैठे, डिजिटल वाला, मोबाइल वाला लड़का जरूर बैठना चाहिए। जाइए और जहां जहां जाकर टोलों में आप संवाद करेंगे उसका वीडियो बनाइए और अपने फेसबुक पर डालिए, ताकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और आप देखिएगा मेरा सिखाया हुआ चीज 2 महीना के अंदर 4000 5000 आदमी आपको जान जाएगा आपके इलाके में कि आप ही वो आदमी हैं जो ये घर घर काम कर रहे हैं। जब आप जाएंगे संवाद करने तो जन सुराज ने जो वादा किया है, जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। पलायन को रोक दिया जाएगा। सबसे ज्यादा पलायन कौन कर रहा है? दलित समाज के बच्चे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा है कि साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, साल भर के अंदर मतलब 2026 के छठ के बाद किसी भी परिवार के बच्चे को मजबूरी में पैसे के लिए बिहार से पलायन, बिहार छोड़कर पलायन पर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10-12 हजार का रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में किया जाएगा। अगर यहां पढ़ाई नहीं है तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित है? दलित समाज के बच्चे प्रभावित हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, शिक्षा सुधारेंगे, फ्री में शिक्षा देंगे। तो 50 वर्ष से आप सुन रहे हैं। जन सुराज ये कह रहा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और फीस उसका सरकार भरेगी, ताकि आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरी बात हम लोगों ने क्या कही कि आपके घरों में जो महिलाएं हैं जिसको ब्याज पर रुपया नहीं मिलता है, किसी के यहां पैसे का जरूरत पड़ गया, हम गांव में चले लोग बताता है 5 टका महीना पर, 5 टका महीना पर दलित परिवार में, अति पिछड़ा परिवार में, गरीब परिवार को लोन लेना पड़ता है। तो जन सुराज ने कहा कि 4% के सालाना ब्याज पर साल भर में 100 रुपया में सिर्फ 4 रुपया सूद लगेगा। आप पैसा बैंक से लीजिए लोन और आपका ब्याज सरकार भरेगी, जो पैसा लीजिएगा वो वापस कर दीजिएगा। ये बात जन सुराज ने कही है। 5 बात जो आपके नजरिए से सबसे जरूरी है, शिक्षा, पलायन और पूंजी। लेकिन इसके साथ साथ जब सब साथी हम लोग बैठे तो ये तय हुआ कि नहीं, इसके अलावा जो दलित समाज के अपनी चिंता है उनके लिए जन सुराज क्या करेगा, वो पर्चा भी आपको अभी 10 दिन में मिलेगा जब आप संवाद चालू करेंगे। तो जो पहला वादा किया जा रहा है, मैंने जो आपको आंकड़ा बताया कि सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो ये तय किया गया कि 10वां पास जो भी करेगा, जो भी दलित समाज का बच्चा 10th पास कर जाए, 50% अगर उसको मार्क्स आया है, 50 या ज्यादा, उसको कम से कम 2000 रुपया महीना का स्कॉलरशिप मिले, ताकि वो आगे का पढ़ाई जब तक चाहे वो कर सके। इस पर आपकी सहमति है कि नहीं है? है सहमति ना भाई? इसको रखा जाए ना, इसको रखा जाए। दूसरी बात, यहां पर सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया, भैया घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। आपको मालूम है यहां कानून है, कानून यह है कि जो गरमजरुआ जमीन है उससे कम 3 डिसमिल जमीन दलित परिवारों को जरूर मिलना चाहिए। जहां पर ब्लॉक में, पंचायत में गरमजरुआ जमीन नहीं है, वहां डीएम को प्राइवेट जमीन खरीद कर जमीन आपको देनी है। लेकिन ताली मत बजाइए, तो कानून पहले से है, लागू नहीं है। तो जन सुराज में हम लोग ये वादा कर रहे हैं और आप ये मैसेज लेकर जाइएगा कि अगले 3 वर्ष में जब जन सुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो 100% जितने 50 लाख दलित परिवार हैं भूमिहीन, जो जमीन के बगैर इंदिरा आवास योजना का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन अभियान चलाकर, चाहे सरकार को खरीद के देना पड़े, हर परिवार को 3 डिसमिल जमीन जरूर दे दिया जाएगा। ये दूसरा बात होना चाहिए कि आप सहमत हैं कि कोई चेंज होना चाहिए? घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन मिलने की बात होनी चाहिए कि नहीं? 5 का है, 3 का है।
अच्छा, अभी हम लोग 3 की बात किए हैं, ये भाई उठा रहे 5 की बात, इसको देखना पड़ेगा, हम अभी वादा नहीं कर रहे हम लोग। तीसरी बात जो कही गई कि जो हम लोग गांव में देखे, ये मेरा अनुभव है, कुछ लोग उससे सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। हमने देखा कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग खेती, अपना खेत बटाई पर देते हैं, वो दलित समाज के लोग वो बटाई पर जमीन नहीं ले पा रहे हैं। उसकी 2 वजह दिखी। एक तो दलित समाज के पास, कई साथियों के पास पैसा ही नहीं है कि खेत बटाई पर भी ले सके, और दूसरा ये दिखा कि कई जगहों पर लोग दलित समाज के साथियों को इसलिए जमीन नहीं देते हैं कि डरता है कि अगर दलित समाज के लोगों को जमीन पट्टा पर देंगे, बटाई पर देंगे तो कब्जा कर लेगा। चूंकि पहले यहां जमीन को लेकर संघर्ष चला है, तो इसलिए जनसुराज ये सुझाव के तौर पर रख रहा है, आप लोग इसमें अपना मत दीजिए कि अगर जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकारी जमीन जो है उसको सरकार पट्टे पर दलित समाज के साथियों को प्रायोरिटी पर दे, ताकि आप भी खेती कर सके और आपको मजदूरी न करना पड़े। दलित समाज में एक बहुत बड़े वर्ग को किसानी से जोड़ा जाए, इसलिए ये हम लोग वादा करना चाहते हैं। चौथी बात जो कही गई कि दलित समाज के जो साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको पूंजी कर्जा नहीं मिलता है, तो एक विशेष अभियान चलाकर दलित समाज के युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और उनको ऋण की व्यवस्था सरकारी गारंटी पर किया जाए, ताकि आपको बैंक में जमीन न रखना पड़े। आपके पास है ही नहीं तो आप गारंटी दे नहीं पाते, आपको लोन मिलता नहीं है, तो सरकार अपने गारंटी पर दलित समाज के प्रशिक्षित युवाओं को लोन मुहैया कराए। ये चौथी बात कहना चाहते हैं। और 5वीं बात जो राजनीतिक है, जितनी आपकी संख्या है, आपको रिजर्वेशन आरक्षित सीट पर मिला हुआ है। जनसुराज ये कह रहा है कि नहीं, जिन सीटों पर दलित समाज की संख्या है, वहां काबिल लोग हैं, वो सीट भले आरक्षित नहीं है, लेकिन अगर काबिल कोई दलित समाज का व्यक्ति है तो उसको भी चुनाव लड़ाया जाए, चाहे वो मुखिया की बात हो या विधायक की बात हो। हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं। अभी रामगढ़ में चुनाव हुआ, रामगढ़ कैमूर में अभी उपचुनाव हुआ। वहां पर लोग कहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ है, यहां पर राजपूत छोड़कर दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। बसपा का भी वहां बड़ा प्रभाव है, लेकिन वहां पर आज तक कोई दलित विधायक ना लड़ा ना कोई जीता, जबकि सबसे बड़ी आबादी वहां पर करीब करीब 25% आबादी दलितों की है। राजपूत वहां 12% हैं, 25% वहां पर अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं, लेकिन उनको भागीदारी नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की कि वहां पर कोई अनुसूचित जाति समाज का आदमी चुनाव लड़े, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत प्रयास करने के बाद भी वहां दलित एक्टिविस्ट हैं, बसपा से जुड़े हुए बड़े बड़े दलित समाज के लीडर हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ा वहां कि जनसुराज के खर्चा पर भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहता ना भैया यहां नहीं चुनाव लड़ सकते। इसलिए ये जो 5वीं बात है कि जो सीट आरक्षित नहीं है, अगर वहां संख्या है, अगर वहां अनुसूचित जाति समाज का कोई काबिल व्यक्ति है, तो उसको लड़ने का, भागीदार बनने का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा बनने का उसको अधिकार दिया जाए। एक और बात सुझाव के तौर पर आया है, अभी उसको शामिल नहीं किया गया है,